हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कैसी लग रही है आपको वीडियोस? कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो इंटरेस्टेड हैं शेयर मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस। आज हम बात करेंगे रियलिटी सेक्टर के ऊपर और क्या इसकी पोजीशन है आज की डेट में एज ऑफ जून 2024। तो रियलिटी सेक्टर की अगर बात हम करेंगे तो मोस्ट रिकॉग्नाइज सेक्टर है ग्लोबली। 4 सब सेक्टर हैं: हाउसिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल। 14 मेजर सेक्टर्स में से थर्ड रैंक है इसकी सेक्टर वाइज, जो इन्फ्लुएंस करती हैं इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है आफ्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर। एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो भी रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। तो जो मेन सिटीज़ हैं, बेंगलुरु फर्स्ट थी, मोस्ट फेवर्ड सिटी थी बाय एनआरआईज। फिर अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून, जितनी भी हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। मार्केट साइज़ की अगर बात करें 2040 तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 65,000 करोड़ का हमारा रियल एस्टेट सेक्टर हो जाएगा। 12,000 करोड़ जिसका वैल्यूएशन था इन 2019। और एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो $1 ट्रिलियन मार्केट साइज की बात हो रही है 2030 तक। और ये बात चल रही है कि 2025 तक 13% जीडीपी कंट्रीब्यूशन रियलिटी सेक्टर से ही आएगा। तो रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल रियल एस्टेट ये सब काफ़ी फेवर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। एक्सपैंड रियलिटी सेक्टर की एक्सपेंशन की अगर बात करें तो $5.8 ट्रिलियन तक की प्रोजेक्शन है बाय ईयर 2047। तो 15.5% की बात होगी कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहेगा। करंट देखेंगे अगर हम तो 7.3 के आसपास कुछ कंट्रीब्यूशन है। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ने काफ़ी हाई वॉल्यूम, ऑल टाइम हाई प्राइसेस दिखाए हैं। 3.4 लाख करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पहुंची है। 48% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और सेल्स ग्रोथ देखेंगे हम 36% का राइज है। रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं अर्बन सेंटर्स में, उन्होंने लगभग 5,58,000 घर बना दिए हैं। टॉप इंडियन 8 सिटीज़ हैं जो ड्रिवन बाय हैं मिडिल इनकम, प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स के। तो बेशक कितने भी हाई इंटरेस्ट रेट्स हो, कितना भी मॉर्गेज रेट हाई हो, प्रॉपर्टी प्राइसेस भी ऑल टाइम हाइज पे हैं। लीजिंग की अगर हम बैंकिंग फाइनेंस की देखें तो लीजिंग फर्म्स, बीएफएसआई जितनी भी फर्म्स हैं, उन्होंने जो लीजिंग एक्टिविटी में अपना एक्सपोजर रखा है वो 22% का है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास 21% गया है, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के पास 15% गया है। तो इसी तरीके से अगर देखें, सेविल्स इंडिया की एक रिपोर्ट है, उनके हिसाब से जो डिमांड है डेटा सेंटर्स की वो एक्सपेक्ट की जा रही है 15 to 18 मिलियन स्क्वायर फीट की हो जाएगी 2025 तक। और फ्रेश रियल एस्टेट लॉन्चेस जितने भी हैं टॉप 7 सिटीज़ में, उन्होंने 41% शेयर ग्रैब किया है फर्स्ट क्वार्टर का 2023 में। तो मतलब फ्रेश लॉन्चेस अगर आप देखोगे 1.14 लाख यूनिट सोल्ड हुए हैं टॉप 7 सिटीज़ में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में। और इसमें से 41% जो थे वो फ्रेश रियल एस्टेट लॉन्चेस थे। तो कमर्शियल रियल एस्टेट की भी, रेजिडेंशियल की भी, दोनों की डिमांड काफ़ी अच्छी है। इकोनॉमिक टाइम्स का हाउसिंग फाइनेंस समिट हुआ था, उन्होंने ये बोला है कि 3 घर बन रहे हैं 1000 बंदों के हिसाब से एज कंपेयर टू द कंस्ट्रक्शन रेट ऑफ 5 हाउसेज पर 1000 पॉपुलेशन। तो जो शॉर्टेज है हाउसिंग और अर्बन एरियाज में, जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो 10 मिलियन यूनिट्स की शॉर्टेज है और एडिशनल 25 मिलियन यूनिट्स हमें चाहिएंगे अफोर्डेबल हाउसिंग वाले बाय द ईयर 2030। तो कंट्री की जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बंदे के हाथ में बढ़ रही है, तो सब थोड़ा सा अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव कर जाते हैं हमारे गाँव से। तो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट्स क्या देखेंगे, रेजिडेंशियल के लिए भी और ऑफिस स्पेसेस के लिए भी बढ़ रही है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखेंगे हम, 2022 में $3.4 बिलियन थी, 2023 में $4.2 बिलियन है। 3-fold इंक्रीज आया है एफआईआई इन्फ्लोज में। और सेबी ने जो रीट्स का जो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो मिनिमम पहले 50,000 था, उसको 10 से 15,000 कर दिया कि भाई छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ पाए। कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इन्फ्लोज। फॉरेन इन्वेस्टर्स $4 बिलियन इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में घुसा रहे हैं विद 20% ईयर इंक्रीजेज इन द ईयर 2023। मतलब पिछले साल भी तेजी थी, अभी भी तेजी है और ये तेजी कई सालों तक आगे बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में जुलाई 2023 का डेटा है कि थर्ड बिगेस्ट सिटी थी एशिया पैसिफिक की, हैविंग फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस, बीटिंग बीजिंग, सियोल, बेंगलुरु। बेंगलुरु फर्स्ट पे है, थर्ड पे है दिल्ली एनसीआर, बट बीजिंग को और सियोल को बीट कर चुके हैं। तो दिल्ली एनसीआर का अगर हम देखेंगे 32% टोटल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट सेक्टर में आया है फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो उसका 32% स्टेक गया था सीधा सीधा दिल्ली एनसीआर के पास। अभी कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पर भी मैंने ये देखा था कि जो हमारे लग्जरी सेगमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी दिल्ली एनसीआर में जो सेल हुई है वो किसी भी सिटी में नहीं हुई। मतलब बैंगलोर से भी ज़्यादा लोगों ने दिल्ली एनसीआर को प्रेफर किया इन लग्जरी सेगमेंट। 2024-25 की जो इंटरिम बजट था उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बूस्ट की बात करी थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को हम 2 करोड़ और घर बनाएंगे, जो एक इनकी फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो अब देखते हैं किस हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्मेशन, आज हमारे मोदी जी ने स्वेरिंग इन सेरेमनी है, कैबिनेट बनती है, कैबिनेट के बाद देखेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री किस बंदे को दी जा रही है। और अगर जिस तरीके से प्रीवियस गवर्नमेंट ने
हमारी ने प्लान्स रखे थे, अगर वही सेम वे फॉरवर्ड रहता है तो रियलिटी सेक्टर बहुत लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो करेगा। इसमें अगर हम फाइनली देखेंगे तो जो ग्रोइंग एफडीआई इन्फ्लो है इंडियन रियल एस्टेट में, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी है, डेवलपर्स को ये फायदा है कि उनको इजीली पैसा मिल रहा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनका जो एक मेन टेंशन रहता था वो यही था कि यार हमारे पास पैसा ही नहीं है, कैसे हम डेवलपमेंट करें। तो अब फंडिंग अट्रैक्ट हो रही है, एफडीआई इन्फ्लोज भी ऑल टाइम हाई पे हैं, एफआईआईज भी ऑल टाइम हाई पे हैं, जो हमारे इंडियन रिटेल और डीआईआईज हैं वो भी ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स देखते हैं। एक ये मैं देख रहा था रीट्स और इन्विट्स के ऊपर एक आर्टिकल था, इसमें पिछले 4 साल का डेटा है आरबीआई का, अप्रैल 25 2024 का ये आर्टिकल है बाय इंडिया ब्रांड एंड इक्विटी फाउंडेशन। तो इन्होंने ये बताया कि पिछले 4 साल में 1.3 लाख करोड़ रुपीस अट्रैक्ट किए हैं थ्रू रीट्स एंड इन्विट्स। तो ये भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है अभी। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि निफ्टी रियलिटी का कैसा रिटर्न रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी इंडाइसेस। तो जैसे आप निफ्टी ऑटो देखोगे, निफ्टी एफएमसीजी देखोगे, निफ्टी 50 देखोगे, बैंक निफ्टी देखोगे, तो सारे इंडाइसेस ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइज पे चल रहे हैं। बट निफ्टी रियलिटी को आप देखोगे तो इसमें ऑल टाइम हाई जो लगा था वो जनवरी 2008 में लगा था और अभी भी ये उस लेवल तक दोबारा नहीं पहुंच पाया है। तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि ये सेक्टर अभी भी एज़ कम्पेयर टू बाकी सेक्टर्स थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। और इसमें आप अगर रनअप देखोगे तो अप्रैल 2023 से वन साइडेड रैली में है और ऑलमोस्ट 180% से ग्रो किया है रियलिटी सेक्टर। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स देखते हैं रियलिटी सेक्टर की। तो फर्स्ट स्टॉक जो हम देखेंगे वो है डीएलएफ। शेयर प्राइस इसका देखोगे 843 रुपीज़ है, स्टॉक स्कोर 6 आउट ऑफ 10 है। शेयर प्राइस का अगर आप रिटर्न देखोगे तो पिछले 5 सालों में 343% का रिटर्न दिया है। मार्केट कैप अगर आप डीएलएफ की देखोगे तो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक की अगर आप रिटर्न्स देखोगे एज कम्पेयर टू द अंडरलाइन, पहले बाय रिकमेंडेशन देखते हैं। 4 एनालिस्ट ने स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन दिया है करंट वीक का जो है। बाय रिकमेंडेशन है 4 एनालिस्ट से, होल्ड का है 3 से, और सेल और स्ट्रॉन्ग सेल 3 और 1 है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखेंगे तो टॉप लाइन जो ग्रोथ है 40.96% की है। 3 ईयर रेवेन्यू CAGR जो है वो 15.74% का है। प्राइस फोरकास्ट इसका अगर हम देखें तो करेक्शन अगर लेगा तो 670 तक जा सकता है, और अपसाइड पे अगर हम इसको देखेंगे तो 1080 तक की इसमें पोटेंशियल है 2025 तक। चार्ट वाइज अगर आप देखो तो इसका चार्ट भी आपको उसी तरीके से दिखेगा कि ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के बाद से इसमें करेक्शन देखने को मिली है, बट काफ़ी अच्छे से इस स्टॉक ने अपने आप को होल्ड किया है इस लेवल पे, और यहाँ पर एक बेस बना रहा है। आने वाले टाइम में जब 920 950 के लेवल्स निकलेंगे तो 1100 तक के भी इसमें टारगेट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, 6 आउट ऑफ 10 स्कोर है। शेयर प्राइस के अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो पिछले 5 सालों में 230% के रिटर्न्स है, और पिछले हफ्ते के 3.4% के रिटर्न्स है। अगर हम चार्ट की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अपने ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम बिताया, काफ़ी हफ्तों की कंसोलिडेशन इस रेंज में थी। अभी अगर हम देखें इसको तो ये अपने रेजिस्टेंस 2 के ऊपर निकल चुका है। तो नेक्स्ट टारगेट इसमें 3450 तक का, 3460 तक का ईजिली आ सकता है आने वाले महीनों में। तो नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। ये लार्ज कैप्स हैं रियलिटी सेक्टर की। अगर आप डीएलएफ की बात करो तो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो 77,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रेस्टीज एस्टेट्स 5 on 10 स्कोर है, 70,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 5.5 गुना किया है इन्वेस्टर्स का पैसा। पिछले एक वीक में 10% का रिटर्न है। और इसका अगर आप चार्ट देखोगे तो इसने काफ़ी सॉलिड एक कॉन्ट्रैक्शन करके ये निकला है यहाँ से। इतनी बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब निकलता है शेयर प्राइस तो इसमें पूरे सेक्टर के साथ ये लीडिंग स्टॉक्स हैं जो अपने सेक्टोरल इंडाइस से भी तेज़ चल रहे हैं। अगर आप इंडाइसेस को देखोगे तो ये अभी अपने इलेक्शन डे करेक्शन से नीचे ही है, बट प्रेस्टीज को अगर आप देखोगे तो प्रेस्टीज उस करेक्शन को निकल चुका है। तो ये सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है। इसकी अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो अर्निंग पर शेयर 34 रुपीज़ का है, स्टॉक पी इज़ 51, और इसका अगर आप बाय रिकमेंडेशन देखोगे तो 6 एनालिस्ट ने इसको स्ट्रॉन्ग बाय और 7 एनालिस्ट ने इसको बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है। एनुअली और क्वार्टरली अगर आप इनके प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो काफ़ी सॉलिड प्रॉफिट मार्जिन है, और सेक्टर लीडर होने के कारण जो इसकी 12 मंथ टारगेट है अप साइड में अगर देखेंगे तो 2300 रुपीज़ तक जा सकता है, और डाउन साइड में 1215 रुपये तक का है। तो ऐसे शेयर्स में अगर आपने पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रखा तो आपको ऑल इन नहीं हो जाना है। आपको अपने रिस्क एपेटाइट से, अपने पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से कुछ परसेंटेज ऑफ एलोकेशन अभी कर देना चाहिए करंट मार्केट प्राइसेस पे। से फॉर एग्जांपल यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ इन प्रेस्टीज एस्टेट्स, तो 30 to 40% एलोकेशन आप करंट मार्केट प्राइसेस पे रख सकते हो, और करेक्शन के लिए बाकी का फंड रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं ओबरॉय रियलिटी। ये भी सेक्टर लीडर है, 69,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 5th रैंक है इसकी, और पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 2.5 गुना पैसा किया है इन्वेस्टर्स का। फियोनिक्स मिल्स को देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा स्टॉक है, 60,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। स्टॉक स्कोर देखेंगे 8 on 10 है। चार्ट वाइज अगर हम फियोनिक्स मिल्स को देखेंगे तो चार्ट वाइज भी ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। प्रेस्टीज को, अगर ओबरॉय को, बाकी को हम देखेंगे तो ये अपने हायर साइड पे हैं, बट ये अभी अपने जोन में है। तो यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 3600 रुपीज़।
ये कोई मेरी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यहाँ पर आपको चार्ट पे एनालिसिस दे रहा हूँ जो इंडिकेटर बेसिस पे टारगेट्स बन रहे हैं, और फाइनेंशियल्स आप यहाँ पर देख ही सकते हो इसके। 8 on 10 का स्कोर है। बाय रिकमेंडेशन 3 एनालिस्ट से है, स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन 6 से है, होल्ड की रिकमेंडेशन 5 से है, और प्रोजेक्शन जो देखेंगे हम इसकी 12 महीने में 38-85 रुपीज़ का इसका स्टॉक प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं 36 की, तो 38 तक अगर ये जाता है तो 38 तक ऑलमोस्ट 20% का इसमें अपसाइड पोटेंशियल बचता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। ये मिड कैप कंपनी, इसको भी लार्ज कैप ही बोलेंगे, बट एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स ये थोड़ी छोटी कंपनी है, 30,000 करोड़ की कंपनी है। ऑलमोस्ट 7-7.5 गुना किया है पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा। चार्ट वाइज हम देखेंगे तो अच्छी कंसोलिडेशन से ये निकल रहा है। अगर आप इसको मंथली पे जाओगे तो ऑलमोस्ट 3 महीने 4 महीने ऑलमोस्ट एक रेंज में सस्टेन करने के बाद एक ब्रेकआउट मिला इसको इन द मंथ ऑफ मे, और अब ये फॉलो थ्रू कैंडल आ गई है, तो इसके टारगेट्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं। पूरे सेक्टर के साथ ये स्टॉक्स ऐसी हैं जो सेक्टर लीडर हैं, तो ये सबसे पहले रिएक्ट करती हैं। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है शोभा रियलिटी। तो स्टॉक स्कोर इसका 2 on 10 है, और ये स्टॉक थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच भी लगता है चार्ट्स पे अगर आप इसको देखोगे। तो इसमें इस टाइप के स्टॉक में आपको रनिंग कैंडल में एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपका ये मूव मिस हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर हम पिछले 3 महीने से देखें, अप्रैल से लेके अभी तक इसने ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिया है, तो ये वन वे अप नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे भी आएगा, कंसोलिडेट करेगा। तो हम इसको कहाँ पर बाय कर सकते हैं? 1500 रुपीज़ के आसपास ये हमें ओवर टाइम अगर मिलता है कभी करेक्शन पे, तो वहाँ पे इसको ऐड किया जा सकता है। 10-20% एलोकेशन करंट मार्केट प्राइस पे भी हो सकती है, क्योंकि डेली रेंज में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसने एक ट्रेंड निकाला है, तो डेली बेसिस पे ये अच्छा निकलेगा, बट ऑलरेडी पिछले 3 महीने में 40% का रिटर्न हो चुका है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। ये सिर्फ 12,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक स्कोर 8 on 10 है। पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 11 गुना पैसा किया है अपने इन्वेस्टर्स का। इसका शेयर प्राइस देख लेते हैं एक बारी। चार्ट वाइज अगर आप इसको देखोगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल चार्ट है, जिस तरीके से ग्रोथ हुई है। अभी हमने देखा वहाँ पे 11 टाइम्स ये ग्रो किया है, तो हर महीने इसने एक नया हाई बनाया पिछले कुछ सालों में। अभी एक डीपर कनेक्शन इसने ली इलेक्शन डे पे, ऑलमोस्ट अपने टॉप से ऑलमोस्ट 21% की करेक्शन ली, और अब फिर से ये अपने हाइज़ के आसपास आ चुका है। तो काफ़ी सॉलिड मोमेंटम है मार्केट्स में, और काफ़ी सॉलिड कन्विक्शन है। तो पुल बैक यहाँ पर हो चुका है, ये रेंज इसके लिए एक थोड़ी सी टाइट रहेगी। इसके बाद ये निकलेगा तो ये फ्रेश ऑल टाइम हाइज पे जाएगा, और कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है तो इसके पास स्पेस भी ज़्यादा है भागने के लिए। अगर आप 1 लाख करोड़ की कंपनी को देखोगे तो वो आपको 10x 20x रिटर्न्स देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। अगर आप 12,000 करोड़ की कंपनी पे देखते हो तो ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकती है। तो नेक्स्ट कंपनी 10,000 करोड़ का स्टॉक है। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, आर्यन सुपर स्ट्रक्चर्स। सिर्फ 1300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो काफ़ी अच्छा चार्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अप साइड में जाके ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये लेवल्स इसके लिए काफ़ी क्रूशियल है। 330 320 अगर ये लूज़ करेगा तो आने वाले टाइम में हमें 235 की रेंज में भी मिल सकता है। और अगर ये अपसाइड में अपनी जो अभी फ्रेश हाइज इसने हिट किए थे 400 के लेवल को निकालेगा, तो फिर इसमें एक अपसाइड पोटेंशियल बनेगी 530 तक। तो ये प्योरली मैं आपको टेक्निकल्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई पर्सनल मैजिक इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। बस यही कुछ स्टॉक्स थी। यहाँ पे हमने 10,000 करोड़ की कंपनी भी देखी, 1,000 करोड़ की कंपनी भी देखी। इसी तरीके से आप खुद से भी जाके अपनी रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पर जा सकते हो, screener.in पे जाओ। screener.in पे आओगे, यहाँ पर जाके आप स्क्रीन्स पे क्लिक करोगे, नीचे जाओगे, यहाँ पे रियलिटी सेक्टर आएगा। रियलिटी सेक्टर में ये आपको 162 रिजल्ट्स दे रहा है। अब यहाँ पे आप अपने फ़िल्टर्स और अपनी कस्टम क्वेरीज लगा के अपने हिसाब से भी आप अपनी स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हो, और फिर अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।